हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम विजन आइज का जुलाई मंथ से करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला जो आर्टिकल वो है कोऑपरेटिव्स के ऊपर। आपको पता है कि कोऑपरेटिव्स जो हैं हमारे देश में कई सारे इसके सफलता का प्रमाण है, जैसे कि अमूल हो गया, वमूल हो गया। तो बहुत सारे कोऑपरेटिव्स जैसे लिज्जत पापड़ का भी जो कोऑपरेटिव है बहुत सक्सेसफुल रहा है हमारे देश में। तो समझते हैं कि कोऑपरेटिव्स होता है क्या है। कोऑपरेटिव्स ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें कि कुछ लोग साथ आते हैं जिनका सेम प्रिंसिपल है, सेम एम है और साथ में अपने रिसोर्स को लगा के काम करते हैं। जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली वो है कि मेंबर्स का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। जैसे अमूल में देखिए जो जो दूध लेके आते हैं जो गांव वाले हैं और फिर वो साथ मिलके जो अमूल का पूरा प्रोसेस है कोऑपरेटिव एज अ होल काम करता है। उसी तरह फिर ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस है कि हर एक मेंबर इक्वल पार्टनर है उस कोऑपरेटिव्स का। तीसरा है कि वॉलंटरी एंड ओपन मेंबर, मतलब कि कोई भी चाहे तो उस ग्रुप का मेंबरशिप ले सकता है। वॉलंटरी होता है ये पूरा मेंबरशिप। उसके बाद जो कम्युनिटी का एज अ होल, देखिए ये पूरा सोसाइटी से लिंक्ड प्रिंसिपल है जिसमें कि लोग साथ में आके अपने रिसोर्स या कई बार पैसा लगा के काम करते हैं। उसके बाद कोऑपरेशन अमॉन्ग द कोऑपरेटिव्स, मतलब कि सब साथ में लेके डिसीजन लेते हैं। एक डेमोक्रेटिक मैकेनिज़्म है काम करने का। उसके बाद इससे क्या होता है कि जो भी मेंबर है उनको एज अ होल तो फ़ायदा होता है, इंडिविजुअली भी फ़ायदा होता है क्योंकि उनको अवेयरनेस में होता है कि अच्छा क्या डिमांड है मार्केट का, किस तरह का प्रोडक्ट चल रहा है, क्या क्वालिटी मेंटेन करना है या कोई स्किल उनको हासिल करना है। उसके बाद डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, ये सारे इन थ्योरी सारे जो बेसिक आपके पॉइंट्स हैं कोऑपरेटिव के, मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल हैं थ्योरेटिकली। हो सकता है कि ऐसा रियलिस्टिकली टोटली अप्लाई ना हो, लेकिन थ्योरी में ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम देखें कोऑपरेटिव्स का डेफिनेशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कोऑपरेटिव है वो वॉलंटरी एसोसिएशन है ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन नीड्स, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जैसा मैंने कहा, लोग साथ आते हैं और कॉमन नीड्स, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के कारण वो काम करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो गरीब लोग हैं या जो वल्नरेबल हैं या पुअर सेक्शन है वो अपने रिसोर्स को साथ में ला के बढ़ा सकते हैं। एक तरह से म्यूचुअल इंटरेस्ट या म्यूचुअल हेल्प का ये तरीका है। इंडिविजुअल रिसोर्स को साथ में ला के पूल किया जाता है जिससे कि ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल हो। अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें या जो लीगल प्रोविज़न है कोऑपरेटिव्स का, तो पहला तो है आपका 7th शेड्यूल जो कि जिसमें कोऑपरेटिव्स स्टेट लिस्ट में दिया गया है। उसके अलावा है आर्टिकल 19(1)(c) जो कि बात करता है कि जो कोऑपरेटिव है ये एक फंडामेंटल राइट है फॉर्मेशन का, मतलब कि अगर आप फॉर्म करना चाहते हैं कोऑपरेटिव्स तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। उसी तरह आर्टिकल 43(b) भी बात करता है जो कि आपका DPSP में बात करता है कोऑपरेटिव्स का। उसके अलावा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है 2002 का जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कोऑपरेटिव्स का। तो ये तो बेसिक कुछ पॉइंट्स हो गए। देखिए इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि 12% जो दुनिया का पॉपुलेशन है वो किसी न किसी कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है और साथ में ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक यूनिट है अगर हम वर्ल्ड ओवर का डाटा देखें, जिसे आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। देखिए हमारे देश में अलग अलग तरह के कोऑपरेटिव्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड ही कोऑपरेटिव्स हैं, बल्कि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, फिर फार्मिंग सोसाइटीज़ हैं, उसके अलावा प्रोड्यूसर्स के भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। और जो 300 लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं दुनिया के, उसमें अगर इंडिया का बात करें तो इसमें है आपका अमूल, फिर इफ़को, उसके अलावा जो तीसरा है वो है मतलब कि KRIBHCO। ये सारे मेन कोऑपरेटिव्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं और वर्ल्ड स्टेज पे एज अ टॉप 300 कोऑपरेटिव्स में आते हैं। अगर हम बात करें चैलेंजेस क्या फेस करते हैं कोऑपरेटिव्स में, तो देखिए पहला तो जो प्रॉब्लम है कि भले ही हम कहते हैं कि हमारे कोऑपरेटिव्स डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन रियलिस्टिकली नहीं है ऐसा। इसमें बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी की कमी देखी गई है। कई बार स्टेट गवर्नमेंट जो है फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट वो इंटरफेयर करती है, तो उसका जो एक खुद का ऑटोनॉमी है उसमें बाधा आता है।
उसी तरह पॉलिटिसाइजेशन होता है कई बार, जो लोकली पावरफुल ग्रुप्स हैं या पावरफुल एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं वो सारे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कोऑपरेटिव्स में, तब डेमोक्रेसी जो है इन कोऑपरेटिव्स में कम हो जाती है। उसके अलावा रीजनल इम्बैलेंस भी देखा गया। आप खुद गौर करोगे कि जब हम गुजरात या राजस्थान जैसे देश मतलब स्टेट्स की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा कोऑपरेटिव कल्चर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया या ईस्ट इंडिया की तरफ देखें तो कोऑपरेटिव कल्चर में कमी है, और ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को इस बारे में कि कैसे इसको वर्कआउट किया जाए। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम है कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल नहीं है, मतलब कि जो रिसोर्स हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं और जो प्रोडक्शन भी है वो भी बहुत लिमिटेड स्केल पर ही देखा जाता है। उसके बाद स्किल्स का प्रॉब्लम, ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम, ये एडेड आपके प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि जो बैंक्स हैं वहाँ से कई बार लोन नहीं मिलता या ड्वेल रेगुलेशन देखने को मिला है। साथ में ये कोऑपरेटिव्स में एक और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है वो है इंक्रीज़ ऑफ एनपीए। रिसेंटली क्या हुआ है कि एनपीएस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही हैं और इसके कारण इनकी जो वाइबिलिटी है वो कम हो रही है। जैसे कि जो एनपीए है ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन केरला वो 38% पहुँच गई है, जो कि बहुत बड़ा एक अमाउंट है। उसके अलावा आपका गवर्नेंस इशू है, मतलब कि ये कोऑपरेटिव्स जो है वो मोस्टली गरीब लोग या वल्नरेबल लोग जब बनाते हैं तो उसमें देखा गया है कि गवर्नेंस का इशू नहीं होता। मतलब कि जो मॉडर्न बैंकिंग प्रैक्टिसेस है, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हैं, ये सारे आपको कम दिखता है जब आप बैंक्स का बात करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स का बात करते हैं। और जब जो लोकल लेवल पे जो वल्नरेबल या गरीब जब बनाते हैं अपने कोऑपरेटिव्स, उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उसको अच्छे से गवर्न नहीं कर पाते, वो भी एक इशू बन जाता है। अगर बेनिफिट्स देखें कोऑपरेटिव्स का तो देखिए, एक तो ये है कि जो लोकल एक्सपर्टाइज और या प्रॉफिट है उसको बिल्डअप करने में ये हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी हेल्प करता है क्योंकि ज़्यादा रिसोर्स होता है लोगों के पास और उसके कारण लोग उसको बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी, क्योंकि देखिए ये जैसे अमूल ही में देख लीजिए या लिज्जत पापड़ का जो पूरा कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है उसमें वुमेन एम्पावरमेंट एक मेजर प्लस पॉइंट रहा है। उसके बाद सोशल कोहेसन, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, अफोर्डेबल हाउसिंग, इक्वल वोटिंग, प्रोमोट्स डेमोक्रेटिक स्पिरिट। देखिए डेमोक्रेसी सिर्फ नेशनल लेवल पे जरूरी नहीं है बल्कि आपका स्टेट लेवल और ये जो कोऑपरेटिव लेवल पे भी जरूरी है। जब हम डेमोक्रेसी का बात करते हैं सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ वोट दें अपना तो वो एक डेमोक्रेसी है, बल्कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या लोकल लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं या कोऑपरेटिव्स हैं, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी की ज़रूरत है। साथ में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण क्या होता है कि एक लीडरशिप प्रमोशन देखा गया है। साथ में म्यूचुअल हेल्प, मतलब कि लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये सारे बेनिफिट्स हैं जब हम कोऑपरेटिव्स का बात करें। और बहुत सारे मूवमेंट भी हुए हैं, स्टेप्स भी लिया गया है ताकि हमारे कोऑपरेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। जैसे कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सेटअप किया गया है ताकि ये जो पूरा जो इसका लीगल या पॉलिसी या एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके थ्रू फिर नाफेड बनाया गया है। ये इसका काम है कि जो मार्केटिंग होता है कोऑपरेटिव्स का उसको हेल्प करना अलग अलग तरीके से। उसके बाद नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन है जो कि सेटअप हुआ था 1963 में। फिर आपका 19(1)(c) में को अमेंड करके इंसर्ट किया गया आर्टिकल 43(b) एंड पार्ट 11(b). ये दिखाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी कितना ज़्यादा पूरा जो कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर है उसको वैल्यू दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि और आगे क्या क्या स्टेप्स लिया जा सकता है ताकि कोऑपरेटिव मूवमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो पहला है कि हमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट को बनाना पड़ेगा। जो भी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस, ये सारे जो एथिकल टर्म्स हैं इसका एक्चुअल यूटिलाइजेशन होना पड़ेगा। उसके बाद जो कोऑपरेटिव्स हैं उसका जो पूरा अकाउंट है, प्रोसेस है, उसको ट्रांसपेरेंस करने की ज़रूरत है। जो लोग हैं उनको अवेयर करने की ज़रूरत है ताकि लोग जो इन्वॉल्व हो कोऑपरेटिव्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ हो। एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन या एथिक्स का जब हम बात करते हैं तो कोऑपरेटिव्स में भी उसका रोल है। उसके बाद हमें ज़रूरत है कि जो मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़ हैं उनको प्रमोट करना, जिससे कि एक बैलेंस्ड और इंटीग्रेटेड व्यू
बन पाए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, और इसमें देखिए टेक्नोलॉजी का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जिस तरह से डिजिटाइजेशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू इमर्जिंग फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो जितना ज़्यादा स्किल्स अपग्रेडेशन होगा, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे कोऑपरेटिव्स डेवलप करेंगे। जो स्किल है, जो HR ट्रेनिंग है, या अप स्किलिंग, री स्किलिंग, अवेयरनेस, ये सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम अपने कोऑपरेटिव्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा कोऑपरेटिव के ऊपर जो पूरा आर्टिकल है समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।